इस साइंस फिक्शन और स्पेस एक्सप्लोरेशन कहानी की शुरुआत होती है 21st सेंचुरी को दिखाते हुए। इस समय इंसानों ने अपनी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा इवॉल्व कर ली थी। हवा में कार उड़ रही होती है और सारी चीजें एकदम एडवांसमेंट की तरफ ही बढ़ रहे थे। देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये वही इंसानी प्रजाति है जो कि कई 100 साल पहले बंदर हुआ करती थी। लेकिन इंसानों ने अपनी बुद्धि लगाकर ये सारी चीजें ओवरकम की हैं और आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। भले ही पूरी पृथ्वी के लोग काफी आगे निकल चुके थे, लेकिन वो नेचर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ती जा रही थी, जिससे कि नेचर एकदम से डिस्ट्रॉय होती जाती है। अब तो ऐसी कंडीशन आ गई थी कि कई सारे लोग बंकर बनाकर अंदर रहते थे, लेकिन वैज्ञानिकों को पता था कि ये सारी चीजें ज्यादा समय तक नहीं चलेंगी। पृथ्वी के बाहर जो ओजोन लेयर होती है वो भी पॉल्यूशन के कारण अब धीरे धीरे पतली हो चुकी है। अगर ओजोन लेयर भी नष्ट हो जाएगी तो अंतरिक्ष से आने वाले खतरे पृथ्वी नहीं रोक पाएगी, यानी पृथ्वी का अंत नजदीक आ चुका है। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को छोड़कर उसके ही जैसे अलग अलग प्लैनेट्स को सर्च करना स्टार्ट किया। हमें तो अब एक प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के हेड मेंबर दिखाए जाते हैं जिनका नाम जॉन था। जॉन तो अब अपनी पूरी जनता के सामने यह ऐलान करता है कि उन्हें एक अल्फा नाम का प्लैनेट मिला है और ये प्लैनेट इंसानों के लिए एकदम हैबिटेबल है, जिस तरीके से पृथ्वी मौजूद है। इसीलिए अब जॉन अपनी फैमिली और कुछ क्रू मेंबर्स के साथ उस प्लैनेट तक सफर करेगा। उनके लिए एक स्पेसक्राफ्ट भी तैयार कर दिया गया है, जिसके अंदर उन्हें कई साल के लिए क्रायो स्लीप में रहना पड़ेगा। क्रायो स्लीप वो टेक्नोलॉजी है जिससे कि इंसानों के बॉडी को कम टेम्परेचर में रखा जाता है और वो पूरी तरीके से इतने सफर में प्रिजर्व रहती है और इतने पूरे ड्यूरेशन में ना तो उनकी एज बढ़ेगी और ना ही उन्हें भूख प्यास लगेगी। जॉन ने बताया कि उस प्लैनेट तक पहुंचने के बाद हम वहां पर एक ऐसा आर्टिफैक्ट लगाएंगे जैसा कि सेम हम पृथ्वी के ऑर्बिट में एस्टेब्लिश कर चुके हैं, और ये दोनों आर्टिफैक्ट्स एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, जिसमें से हम लोगों को ट्रांसफर कर सकते थे उस दूसरे प्लैनेट पर। यानी इससे ट्रेवलिंग बहुत इजी हो जाएगी और लोगों को इतना नहीं समय लगेगा उस दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट पर जाने के लिए। सारे इंसानों के बीच अब अफवाहें फैलने लगी कि उन्हें नया घर मिल चुका है और वो जरूर जाएंगे। जॉन ने उन सभी को होप प्रोवाइड कर दी थी, इसीलिए वो इतना ज्यादा सोच रहे थे। जॉन ने यहाँ पर अपना सारा प्लान सभी के सामने बता दिया होता है, लेकिन अब उसके फैमिली वालों को समझाना था। जॉन जब अपनी एक बेटी जिसका नाम बेनी होता है उसे इसके बारे में बताया तो बेनी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगी। उसे ये एक्सेप्टेड नहीं था कि इतने साल तक वो क्रायो स्लीप में सोते रहेंगे। उसे अपनी लाइफ एंजॉय करनी थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करने थे, जो कि वो ऑब्वियसली स्पेस में नहीं कर पाएगी। बट जॉन को अपनी फैमिली के साथ ही जाना पड़ेगा क्योंकि आने के चांसेस बहुत कम है। वो एक बार अल्फा प्लैनेट पर पहुंच गए तो वहीं पर अपनी जिंदगी गुजारना है। जॉन का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम विल होता है वो इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट लिया करता था। उसे स्पेस और टाइम ट्रेवल काफी पसंद होता है और इन्हीं चीजों के ऊपर उसने एक स्कूल प्रोजेक्ट भी बनाया था। लेकिन विल को इस बात का बहुत बुरा लगा कि उसके फादर उसके प्रोजेक्ट की तरफ देखते भी नहीं। बात ये थी कि जॉन अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि वो अपने बेटे और वाइफ को टाइम ही नहीं दे पाता। यही रीजन होता है कि जॉन इस मिशन में अपनी पूरी फैमिली को ही लेकर जाना चाहता है। अब हमें यहाँ पर डॉक्टर स्मिथ दिखाए जाते हैं जो कि उसी डिपार्टमेंट में काम करते थे। वो उस प्राइवेट एजेंसी में काम करने के साथ साथ किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी मिला होता है। स्मिथ को उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स एक काम देते हैं। स्मिथ को किसी भी हालत में जॉन के उस स्पेसशिप को रोकना होगा क्योंकि ये मिशन वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने देना चाहते हैं। स्मिथ को इसके बदले बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इसीलिए वो चल पड़ा उस मिशन को फेल करने के लिए। जॉन की पूरी फैमिली सूट पहनकर स्पेसशिप के अंदर बैठ गई होती है। कुछ समय के अंदर काउंटडाउन स्टार्ट होगा और वो सभी यहाँ से लॉन्च होकर सीधा अंतरिक्ष में निकल जाएंगे। डॉक्टर स्मिथ भी उस स्पेसशिप के अंदर घुस जाता है और उसने वहाँ पर हेल्प करने वाले सारे रोबोट्स के अंदर कुछ चेंजेस किए जिससे कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर सब डिस्ट्रॉय करने लगे। वो और भी चीजें चेंज करता है जिससे कि रॉकेट चले ही ना। पर अचानक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का आदमी ने ही स्मिथ को धोखा दे दिया और इसे स्पेसशिप के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी का झटका देते हुए वहीं पर बेहोश कर दिया। किसी को नहीं आइडिया है कि स्पेसशिप में सारे एस्ट्रोनॉट्स के अलावा स्मिथ भी मौजूद है। अब तो काउंटडाउन खत्म हो चुका था और स्पेसशिप सीधा रवाना हो जाती है अंतरिक्ष के लिए। सभी लगातार अपने अल्फा प्लैनेट के टारगेट की तरफ निकल पड़े थे। जॉन और उसके सभी साथी क्रायो स्लीप में चले जाते हैं जिससे कि रिसोर्सेज की बचत हो। थोड़े समय बाद जब डॉक्टर स्मिथ अपनी आंखें खोलते हैं तो वो बहुत ज्यादा चौंक गए क्योंकि अब स्पेसशिप तो स्पेस में आ चुका था। वो चाह कर भी अब वापस नहीं लौट सकता। डॉक्टर स्मिथ द्वारा चेंज किया गया वो रोबोट तो अब चारों तरफ तबाही मचा रहा होता है क्योंकि ऐसी प्रोग्रामिंग डॉक्टर स्मिथ ने उसके अंदर डाली थी। लेकिन इस बार डॉक्टर
डॉक्टर स्मिथ समझ गए कि अगर ये रोबोट सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर देगा तो स्पेसशिप के साथ साथ वो भी मारा जाएगा। इसीलिए डॉक्टर स्मिथ ने जाकर जल्द से जल्द सभी को क्रायो स्लीप से उठा दिया था। जॉन, उसकी वाइफ और सारे फैमिली मेंबर्स बाहर आकर देखते हैं कि आखिर क्या हुआ। एक चैम्बर में तो पूरी आग लग चुकी थी जो उसी रोबोट ने फैलाई होती है और वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। जॉन और उसका पायलट, जिसका नाम बैन होता है, वो कंट्रोल करने लगे स्पेसशिप को क्योंकि उसकी डायरेक्शन अब चेंज हो चुकी थी। वो अपने डिसाइड किए गए पाथ की तरफ नहीं बढ़ रहा होता। सभी उसी स्पेसशिप को ठीक करने में लग गए थे। वो रोबोट किसी को नुकसान पहुंचाता इससे पहले जॉन का सबसे छोटा बेटा विल ने उसे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। विल को पहले से ही काफी ज्यादा रोबोटिक्स की नॉलेज होती है, इसीलिए उसने सर्किट में कुछ चेंजेस किए और उसका एक नया कंट्रोलर बना दिया। रोबोट पूरी तरीके से विल के कब्जे में था और जैसा वो कमांड देता रोबोट वैसा ही करता। सारे सिस्टम को वापस से रिकवर किया गया और उस चैम्बर को कूल डाउन कर देते हैं। जॉन तो अब बहुत ज्यादा गुस्से में डॉक्टर स्मिथ को पकड़कर उससे सच्चाई पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए और ये चीजें क्यों की। डॉक्टर स्मिथ इस चीजों की वजह से बहुत ज्यादा डर गए थे। जॉन को यहाँ पर ये बातें पता चल चुकी थी कि स्मिथ स्पेसशिप के अंदर इसे डिस्ट्रॉय करने आया था। जॉन को ये भी पता होता है कि स्मिथ किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और उसे कितने पैसे मिले होंगे। डॉक्टर स्मिथ ने तो ये चीजें एक्सेप्ट कर ली थी कि उसने उन्हें धोखा दिया है। इसीलिए अब डॉक्टर स्मिथ को गिल्टी मानते हुए जॉन की पूरी टीम ने उसे एक कमरे के अंदर बंद करके रख दिया था। अब यहाँ पर हमें पता चला कि जॉन की स्पेसशिप उस अपने टारगेटेड प्लैनेट तक पहुंचने के लिए हाइपर ड्राइव का सहारा ले रही थी, यानी कि वो किसी वर्म होल के अंदर जाकर दूसरे गैलेक्सी में पहुंच रहे थे और इन चीजों से उनका टाइम बहुत ज्यादा बच जाता था। क्योंकि अगर नॉर्मल तरीके से चला जाए और दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचना हो तो इसमें कई लाइट ईयर्स लग जाएंगे, जिसमें कि शायद इंसान कभी भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन जब उनकी स्पेसशिप शुरुआत में हाइपर ड्राइव कर रही थी तो डॉक्टर स्मिथ के खराबी करने की वजह से इसका डायरेक्शन ही चेंज हो गया और अब करंट सिचुएशन देखने के बाद पता चलता है कि वो किसी दूसरे ही डायमेंशन में पहुंच गए हैं। ये डायमेंशन आज तक कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। जॉन, बेन, उसकी वाइफ और पूरी टीम मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन उनके पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं थे। वो सिर्फ एक ही बार ट्रेवल कर सकते थे, इतनी एनर्जी उनके पास होती है। फिलहाल के लिए जॉन और उसकी टीम उस पूरे सोलर सिस्टम का जांच करते हैं कि यहाँ पर कौन से प्लैनेट्स हैं और यहाँ की स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें एक मूविंग ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जो कि स्पेसशिप था। स्पेसशिप की बनावट देखकर लग रहा होता है कि ये इंसानों ने ही बनाया है, जो शायद कई साल पहले गैलेक्सी में गुम हो गया था। लेकिन उस बड़ी सी स्पेसशिप के साथ एक और स्पेसशिप कनेक्टेड होती है जो बिल्कुल भी इंसानों की नहीं लग रही थी और ऐसी एडवांसमेंट तो जॉन और उसकी टीम ने कहीं देखी ही नहीं थी। उनमें क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी कि आखिर उस स्पेसशिप में क्या होगा और कोई इंसान वहां जिंदा भी हो सकता है कि नहीं। यही चीजें पता करने के लिए जॉन और उसकी टीम ने डिसाइड किया कि वो वहां जाकर चेक करेंगे। बेन नाम का पायलट तो यहाँ डॉक्टर स्मिथ के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम भी हमारे साथ उस स्पेसशिप में चलोगे। रीजन ये होता है कि बेन और उसकी टीम डॉक्टर स्मिथ को स्पेसशिप में नहीं छोड़ना चाहते थे, जिससे कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सके। हमें तो अब जॉन के छोटे बेटे विल को दिखाया जाता है, जिसने रोबोट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। वो तो अब उस रिमोट कंट्रोल से जो चाहे वो इस रोबोट से करा सकता है। जॉन इस बार अपने बेटे विल की बहुत तारीफ करते हैं और उसके पूरे प्रोजेक्ट को देखते हैं। इन चीजों की वजह से विल को बहुत अच्छा लग रहा था। अब उस बड़े से स्पेसशिप के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि कौन कौन स्पेसशिप के अंदर जाएगा। जॉन, उसकी वाइफ, बेन और डॉक्टर स्मिथ के साथ साथ वो रोबोट अब सीधा दूसरे स्पेसशिप की तरफ बढ़ते हैं। उस स्पेसशिप की बनावट अंदर से भी बहुत अजीब थी। जैसे जैसे वो थोड़ा और आगे बढ़ने लगे तो उन्हें वहाँ पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यहाँ पर ये पेड़ पौधे आए कहाँ से। तभी अचानक बेन को एक अजीब तरीके का जानवर दिखाई देता है जो कि एकदम बंदर जैसा लग रहा था, लेकिन सिर्फ उसमें एक खासियत होती है कि वो जिस भी चीज के ऊपर बैठ जाए तो अपने बॉडी का कलर उसके जैसा कन्वर्ट कर लेता था। यानी उसके अंदर अपना भेस बदलने की एबिलिटी थी, जिससे कि वो दुश्मनों से बच सके। बेन और उसके सभी साथी इस अजीब तरीके के जानवर को देखकर चौंक गए कि आखिरकार ये स्पेसशिप पर क्या कर रहा है। लेकिन तभी जॉन को ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं। जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखने लगी तो पता चला कि कई सारे रोबोटिक मकड़ियां उनकी तरफ बढ़ रही हैं हमला करने के लिए। अगर वो इसी तरीके से देखते रह गए तो वो रोबोटिक मकड़ियां उन्हें आकर मार देंगी। उन सारी रोबोटिक मकड़ियों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी और उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो किसी भी मेटल को पिघला सकते थे। जॉन, बेन और सभी लोग उनसे डरते हुए अपने स्पेसशिप में वापस भागने लगते हैं। दरवाजा बंद कर देने के कारण वो सब अपने दूसरे स्पेसशिप में आ गए और वहां से दूर जाने लगे।
उन्हें लग रहा था कि शायद ये मकड़ियां उस स्पेसशिप के अंदर ही मौजूद रहेंगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सारी की सारी वो रोबोटिक मकड़ियां स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती थी और एक स्पेसशिप से दूसरे स्पेसशिप के ऊपर जंप करती हैं। वो तो अब जॉन की स्पेसशिप में छेद करने लगे होते हैं जिससे कि अंदर घुस सके। सारे क्रू मेंबर्स बहुत ज्यादा डरे हुए थे, खासकर विल। लेकिन यहाँ जॉन की वाइफ मॉरिन के पास उन रोबोटिक मकड़ियों का एक पैर होता है जिसे वो अपने सिस्टम के अंदर डालकर चेक करने लगी कि इनकी बनावट क्या है। थोड़ी देर में मॉरिन ने ये कंक्लूजन निकाला कि ये रोबोटिक स्पाइडर्स हीट और लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी जहां लाइट और हीट होगी ये वहीं जाएंगे। उसने इन सारे रोबोटिक मकड़ियों को मारने का एक प्लान बनाया। उस दूसरे स्पेसशिप से आते समय उसने थोड़ा सा इंजन का कंट्रोल अपने पास ले लिया होता है, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक चैम्बर को ब्लास्ट करेगा इंजन फायर करके, जिससे कि उस समय लाइट जनरेट होगी और ये सारी मकड़ियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी। सिस्टम ब्लास्ट कर देने के कारण वहां धमाके की वजह से वो सब मारे जाएंगे। हालांकि ये प्लान जॉन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो बेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेन ये डिसाइड कर चुका था। उसने सारे कंट्रोल अपने पास लेकर इंजन को ब्लास्ट करना स्टार्ट किया और सारी चीजें वैसे ही होती हैं जैसा बेन ने एक्सपेक्ट की थी। बहुत सारी रोबोटिक मकड़ियां उसकी तरफ आकर्षित होने लगी और एक धमाके के कारण सब मारे गए। बेन जो कि पायलट था वो स्पेसशिप के धमाके को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता और उनकी मेन स्पेसशिप भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी। उनकी स्पेसशिप अब सीधा जाकर सामने मौजूद एक प्लेनेट के ऊपर क्रैश लैंड हो जाती है। सभी को बहुत ज्यादा चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गए थे। कुछ घंटों बाद जब विल को होश आया तो वो देखता है सामने एक अलग ही प्लेनेट था। ये प्लेनेट तो चट्टानों से भरा होता है। धीरे धीरे जब सभी होश में आते हैं तो उन्हें सामने की तरफ एक बड़ा सा बबल दिखाई दिया। अब जॉन, बेन और उसके सारे क्रू मेंबर्स ये बात करते हैं कि वो बबल क्या है और इसके अंदर जाने से क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जॉन का मानना था कि जरूर ये बबल टाइम ट्रेवलिंग का एक वे होगा जिससे कि हम अंदर जाकर अपने गैलेक्सी में वापस जा सकते थे। लेकिन बाकी क्रू मेंबर्स को जॉन की इस थियरी के ऊपर भरोसा नहीं था। अब यहाँ जॉन कैप्टन होता है तो उसकी बात मानना सभी की मजबूरी थी। जॉन अपने बाकी क्रू मेंबर्स को लेकर चला गया होता है और वहाँ पर एंट्री करके चारों तरफ की जांच पड़ताल करने लगता है। जॉन और बेन तो सबसे पहले उस बबल के अंदर जाते हैं और सारी चीजें देख रहे होते हैं। तभी जॉन को सामने एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। वो जब जाकर उसके ऊपर से धूल हटाकर देखता है तो पता चला कि ये स्पेसशिप तो जुपिटर 2 है जिसके अंदर वो सभी बैठकर यहाँ पर आए थे। ये चीजें जॉन और बेन को बिल्कुल नहीं समझती कि उनकी स्पेसशिप यहाँ पर पहले से कैसे मौजूद हो सकती है। अचानक अब पीछे से एक दूसरे रोबोट ने बेन और जॉन पर हमला कर दिया था। वो उन्हें मारकर पूरी तरीके से बेहोश कर देता है, जिसके बाद कोई अनजान व्यक्ति उन दोनों को खींच कर लेकर जा रहा था। वहीं उस बड़े से बबल के बाहर की तरफ जॉन का बेटा विल होता है जो अपने प्यारे रोबोट के साथ कुछ बातचीत कर रहा था। विल बहुत इंटेलिजेंट होता है, इसीलिए वो अपने रोबोट में एडवांसमेंट करता ही जा रहा था। यानी ये रोबोट क्रिटिकल कंडीशन में भी अच्छे डिसीजंस ले सकता है। लेकिन अब पता नहीं कैसे स्पेसशिप के अंदर से डॉक्टर स्मिथ भी बाहर निकल चुके थे और वो बिना परमिशन के विल को लेकर उस बबल के अंदर जाने लगे। दोनों जैसे ही इंटर करते हैं तभी हमें वहाँ पर किसी की ग्रेव दिखाई दी। ये ग्रेव किसी और की नहीं बल्कि विल की मदर और उसके दोनों बहनों की होती है। यानी वो तीनों पहले ही मर चुके हैं और ये बहुत ही शॉकिंग बात थी। थोड़ी देर बाद जब जॉन को होश आ रहा था तो उसके सामने एक अनजान आदमी आ जाता है। वो अनजान आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉन का बेटा विल होता है जो कि अब 27 साल का हो चुका था। विल को पता होता है कि ये चीजें क्या हो रही हैं, लेकिन वो अपने फादर को सब कुछ नहीं बता रहा था। वो फ्यूचर का विल तो अपने फादर और बेन को आजाद कर देता है और उन्हें अपनी इन्वेंशन दिखाता है। फ्यूचर वाले विल ने बताया कि मैंने बहुत मेहनत करके ये टाइम मशीन बना ली है जिसमें सिर्फ एक ही इंसान ट्रेवल कर सकता है। यहाँ फ्यूचर वाले विल ने अपने फादर जॉन को समझाया कि वो वापस प्रेजेंट टाइम पर जाएगा जब उनकी जुपिटर 2 नाम की स्पेसशिप लॉन्च हो रही थी, क्योंकि इस मिशन पर आने के बाद कुछ समय में ही उसकी पूरी फैमिली ही खत्म हो गई और वो पास्ट को चेंज करके पूरा फ्यूचर ही बदलना चाहता है। लेकिन यहाँ जॉन ने अपने फ्यूचर वाले विल को समझाया कि ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से पास्ट चेंज करने पर बहुत खतरनाक चीजें हो सकती हैं। पृथ्वी पर पता नहीं कौन सी अजीब सी घटनाएं घटेंगी इस चीजों के बाद। तो इसी वजह से जॉन अपने फ्यूचर बेटे को समझा रहा था। फ्यूचर वाला विल अपने फादर जॉन से बहुत नाराज होता है, क्योंकि 20 साल पहले जब वो सभी बबल के अंदर जा रहे थे तो जॉन ने अपने छोटे बेटे से कहा था कि वो वापस जरूर आएगा, लेकिन जॉन कभी आया ही नहीं। और अब यहाँ पर कई साल बीतने के बाद विल ने इस टाइम मशीन को क्रिएट किया था।
वहीं अब हमें छोटे विल को डॉक्टर स्मिथ के साथ दिखाया जाता है, जिसने कि अब उसे बंदी बना लिया था। डॉक्टर स्मिथ ने सारी बातें सुन ली होती हैं, इसीलिए वो जॉन और बाकी लोगों को कहता है कि मुझे ये टाइम मशीन चाहिए, जिससे वो टाइम ट्रेवल करके अपने टाइमलाइन में वापस चले जाए। जॉन नहीं चाहता था कि उसका बेटा मारा जाए, इसीलिए वो डॉक्टर स्मिथ से रिक्वेस्ट करने लगा। पर तभी पीछे से एक बड़ा सा क्रिएचर बाहर निकलता है और उसने डॉक्टर स्मिथ को ही पकड़ लिया था। वो क्रिएचर तो कह रहा था कि मैं डॉक्टर स्मिथ हूँ, यानी फ्यूचर वाला डॉक्टर स्मिथ जो 20 साल बाद होगा। फ्यूचर वाले डॉक्टर स्मिथ ने बताया कि मुझे कई सारी रेडियो एक्टिव मकड़ियों ने काट लिया था और उसी के रिएक्शन की वजह से मेरा हाल ऐसा हो गया है। फ्यूचर वाले क्रिएचर डॉक्टर स्मिथ ने अपने इंसानी वर्जन को जान से मार दिया और अपने उस दूसरे रोबोट को कमांड दे दिया होता है कि इन सभी को बंदी बना लो, अगर ये भागने की कोशिश करे तो सभी को जान से मार देना। वो दूसरा वाला एडवांस रोबोट तो डॉक्टर स्मिथ की बात मान रहा था और उसके कहने पर सभी को बंदी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अब यहाँ विल, जिसने कि एक समय पर उसी रोबोट को प्रोग्राम किया था, वो उसे एहसास दिलाने लगता है कि मैंने ही तुम्हें बनाया था और हमारी प्रोटेक्शन करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। लेकिन इतने समय बाद डॉक्टर स्मिथ ने उसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर दी होती है, जिसमें कि अब उन्हें लोगों को खत्म ही करना है। पर फिर भी छोटा वाला विल उस रोबोट को एहसास दिलाता रहता है। एक समय पर खुद उस रोबोट ने उस नए चिप को बाहर निकाल दिया, जिसमें कि वो डॉक्टर स्मिथ की बात मानता था। यानी अब वो रोबोट विल की बात मानेगा और इसकी मदद से वो सभी बाहर निकल सकते हैं। जॉन और बेन इस बात पर डिस्कस करने लगी क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर स्मिथ पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। उन्हें सबसे पहले डॉक्टर स्मिथ को खत्म करना होगा और टाइम मशीन की मदद से वापस अपने टाइमलाइन में जाना होगा। बेन तो अब यहाँ पर जॉन से साफ साफ कह रहा था कि हमें अपनी स्पेसशिप को स्टार्ट करने के लिए कोर मटेरियल चाहिए। ये कोर मटेरियल एक ऐसी चीज थी जिससे कि स्पेसशिप के इंजन को पावर मिलती है। उसके बिना स्पेसशिप तो चालू ही नहीं हो सकती। तो इसीलिए अब जॉन बेन को यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो खुद जाकर कोर मटेरियल लेकर आएगा। बेन जॉन की बात मानकर सीधा विल के साथ बाहर की तरफ जाने लगा, जहाँ पर जॉन की वाइफ और बाकी बच्चे मौजूद थे। रास्ते में बेन को डॉक्टर स्मिथ मिल जाता है, जो बहुत घायल था। इंसानियत के नाते वो दोनों डॉक्टर स्मिथ को पकड़कर अपनी स्पेसशिप में लेकर आ जाते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया गया कि फ्यूचर वाला विल अपनी टाइम मशीन को ठीक कर रहा है, जिससे कि वो 20 साल पहले पृथ्वी पर जाकर सारी चीजें बदल सके। पर थोड़ी देर बाद वहाँ एंट्री होती है डॉक्टर स्मिथ की, जो क्रिएचर बन चुका था। वो भी बहुत खुश हो जाता है कि टाइम मशीन बन चुकी है और अब वो खुद जाकर टाइम ट्रेवल करते हुए पृथ्वी पर जाएगा। फ्यूचर वाला विल अब यहाँ डॉक्टर स्मिथ के पास आकर कुछ पूछने लगा, क्योंकि अब यहाँ पर बिल्कुल भी मकड़ियां नहीं है। तो विल को ये बात बिल्कुल पता चल जाती है कि डॉक्टर स्मिथ ने ही उसकी मदर और उसकी दोनों बहनों को मारा था। यहाँ जाकर डॉक्टर स्मिथ अपना असली रूप दिखाने लगा। वो पूरी तरीके से एक बड़ी सी मकड़ी में कन्वर्ट हो जाता है, जो बहुत खतरनाक थी और किसी की भी जान ले सकती थी। डॉक्टर स्मिथ ने साफ कहा कि उसने विल को जिंदा इसीलिए छोड़ दिया था जिससे कि वो टाइम मशीन बना सके। और अब यहाँ टाइम मशीन बनने के बाद डॉक्टर स्मिथ ट्रांसफर हो जाएंगे पृथ्वी पर, जहाँ वो अपने जैसे कई सारे स्पाइडर्स की प्रजाति बनाएगा, जिससे इंसानों पर कब्जा किया जा सके। डॉक्टर स्मिथ का यही बहुत पहले से प्लान होता है, जो शायद अब कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर स्मिथ ने फ्यूचर वाले विल को पकड़ा और उससे टाइम मशीन के अंदर फेंकने की कोशिश की, पर विल एक वायर की मदद से लटका हुआ होता है। अपने बेटे को इस तरीके से मार खाते हुए देखकर जॉन बिल्कुल भी सह नहीं पाता, इसीलिए वो एक हथियार लेकर सीधा डॉक्टर स्मिथ पर हमला करने लगा। पर डॉक्टर स्मिथ को हराना इतना आसान तो नहीं था। वो एक हाइब्रिड मकड़ी होती है जिसके पास कई सारी पावर्स थी। पर जॉन यहाँ अपनी फैमिली को बचाने आया था, इसीलिए वो डॉक्टर स्मिथ के चेहरे पर एक घाव बना देता है। डॉक्टर स्मिथ को इससे ज्यादा कुछ दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन जॉन ने यहाँ बताया कि उन मकड़ियों की एक खासियत है, वो मकड़ियां दूसरे मकड़ियों को खाती थी जिन्हें घाव लग जाते थे। अब अचानक क्रिएचर वाले डॉक्टर स्मिथ के पेट में से कई सारे छोटी छोटी मकड़ियां निकलती हैं और जहां जहां उसे चोट लगी थी वहां जाकर उन्हें खाने लगे। क्रिएचर वाला डॉक्टर स्मिथ कुछ कंट्रोल नहीं कर पाता और जॉन ने उसे धक्का देकर सीधा टाइम मशीन के अंदर फेंक दिया था। टाइम मशीन के निचले वाले भाग में कई सारी एनर्जी जनरेट होती थी। डॉक्टर स्मिथ के उसमें गिरने के कारण वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी जॉन ने किसी भी तरीके से क्रिएचर वाले डॉक्टर स्मिथ को खत्म ही कर दिया। जॉन ने देखा कि उसका फ्यूचर बेटा अभी भी लटका हुआ है, तो वो उसकी मदद करने लगा ऊपर खींचने में। दोनों सही सलामत अब आ जाते हैं, लेकिन पता चला कि प्लैनेट का एनवायरनमेंट अब अनस्टेबल हो चुका है और अब थोड़ी ही देर के अंदर प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो दोनों जब अपने स्पेसशिप की तरफ आने लगे तो पता चला कि स्पेसशिप पहले ही लॉन्च हो चुकी है। वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, जिससे वो स्पेस में चले जाए। जॉन एक समय पर सोचता है कि भले ही वो फंस गया, लेकिन उसकी फैमिली तो बच जाएगी।
पर अगले मोमेंट में एक एस्टेरॉइड स्पेसशिप से टकराता है और वहां पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन हो गया था। फ्यूचर वाला विल और जॉन एकदम उदास हो जाते हैं क्योंकि अंदर उसकी पूरी फैमिली थी जो अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। जॉन मायूस हो गया, पर फ्यूचर वाले विल को इस बारे में पता था। वो तुरंत ही अपने टाइम मशीन को एक्टिवेट करता है और उसके अंदर टाइमलाइन सेट करता है। तब जाकर फ्यूचर वाले विल ने अपने फादर जॉन को टाइम मशीन के अंदर भेज दिया, जिससे वो टाइम ट्रेवल करते हुए उस समय में पहुंच गए जब उनकी स्पेसशिप इस प्लैनेट से दूर जा रही थी। जॉन चाहता था कि उसका फ्यूचर वाला बेटा भी इसके साथ आए, पर टाइम मशीन के अंदर एक ही लोग जा सकते थे। जॉन तो यहाँ पर अपने छोटे वाले विल और अपनी पूरी फैमिली से मिलकर बहुत खुश हो रहा था। फ्यूचर वाले विल का तो वजूद ही खत्म हो गया। पर अब यहाँ जॉन को पता है कि कुछ ही मिनटों के अंदर क्या होने वाला है, इसीलिए वो पूरे टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके स्पेसशिप को लेकर अंतरिक्ष की तरफ बढ़ता है। लेकिन जॉन ने कहा कि इस तरीके से डायरेक्ट जाने पर हमारी एस्टेरॉइड से टक्कर हो जाएगी, इसीलिए उसने एक नया प्लान सोचा था। वो बताने लगा कि हम इस प्लैनेट की खुद ग्रेविटी का यूज करेंगे जिससे कि हमें एनर्जी मिले। जॉन ने तो इस प्लैनेट के बीच में एक बड़ा सा छेद देखा है जिसमें से होते हुए वो दूसरी तरफ से निकल सकते हैं। बाकियों को कुछ समझ नहीं रहा था और उनके पास रिएक्ट करने का टाइम बहुत कम होता है, इसीलिए जॉन की बात मानकर सभी अब स्पेसशिप लेकर उस प्लैनेट की कोर में जाने लगे। उस प्लैनेट का तो अब डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका था। कई सारे पार्ट तो डिस्ट्रक्ट होकर पूरी तरीके से अंतरिक्ष में जाने लगे, बट जॉन और उसकी टीम हार नहीं मानती और अपनी स्पेसशिप से ट्रेवल करते हुए सीधा अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। उनकी स्पेसशिप को बहुत सारी पावर्स भी मिल चुकी थी, जिससे उनकी स्पीड भी बढ़ जाती है। थोड़े समय में वो पूरा प्लैनेट एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका तो पूरा वजूद ही मिट गया। लेकिन जॉन अपनी फैमिली को बचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उस प्लैनेट के डिस्ट्रॉय होने के बाद उस जगह पर एक ब्लैक होल क्रिएट होने लगा। ये ब्लैक होल अपने आसपास के कई किलोमीटर के दायरे की चीजें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जॉन की भी स्पेसशिप उसके अंदर खींची चली जा रही थी, लेकिन इस मोमेंट पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो हाइपर ड्राइव करेंगे और वार्म होल की मदद से सीधा उस प्लैनेट की तरफ जाएंगे जहां पर वो टारगेट किए थे, यानी उस अल्फा हैबिटेबल प्लैनेट की तरफ। जल्द से जल्द उनकी स्पेसशिप कहीं दूर गैलेक्सी में गायब हो जाती है और ये कभी पता नहीं चल पाता कि वो उस प्लैनेट तक पहुंच भी पाएगी नहीं। हमारी भी कहानी इसी सस्पेंस के साथ यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।